हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह। और अभी हम लोग बाकी पार्ट, जो एक पार्ट अभी हो गया था अपना, अभी सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता से जो बचा हुआ पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले 1-2 मिनट अपना जो पिछला हम लोग पढ़े हैं उसको बात कर लेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको ये बात कर लेना है कि हड़प्पा सभ्यता हम लोग जब शुरू किया तो इतिहास को सबसे पहले हम लोगों ने 3 पार्टों में बांटा था। तीनों पार्ट में जैसे आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और प्राक ऐतिहासिक में तीनों को डिवाइड किया। और उसके बाद में हम लोगों ने इसको अपना डिवाइड करके रखा। तो आध ऐतिहासिक के हिस्से में आता है ये। आध ऐतिहासिक इसका मतलब यहाँ लिपि तो है, बट लिपि को जो है पढ़ा होगा नहीं गया, अभी विकुटित नहीं किया जा सका है। भावचित्रात्मक लिपि है हड़प्पा की। और हड़प्पा के नामकरण के बारे में बहुत सारे नामकरण इसका हुआ है। जैसे हड़प्पा को हम लोग सबसे पहले हड़प्पा देखते हैं, क्योंकि हड़प्पा के मिले स्थल तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई तो हड़प्पा हुआ। फिर हड़प्पा बेसिन यानी सिंधु नदी के बेसिन में 1-2 स्थल और मिले, जैसे मोहनजोदड़ो मिला, चनहुदड़ो मिला आपका, बाकी और भी मिले। तो इस हिसाब से इसका जो है हम लोगों ने फिर नामकरण और हुआ तो इसका सिंधु घाटी नाम हो गया। आगे चल के इसका और विस्तृत हुआ तो कुछ लोगों ने इसका नाम और भी दिया, सरस्वती घाटी सभ्यता भी नाम दिया। बट उसके बाद भी इसमें चलता रहा अपना, अभी तक भी खुदाई चल रही है। अभी तक भी कहीं कहीं स्थल में कुछ मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि ज़्यादा अभी अगले साल का करंट है शायद, या इसी साल का शायद सितंबर माह का करंट है कि कालीबंगा में 5000 साल पुराना कुछ स्थल मिला है, कुछ सामग्री मिली है। और उससे पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अभी पिछले साल धौलावीरा को आप लोगों ने यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 40 नंबर की 2021 में। ऐसी चीज़ें मतलब उस पर अभी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है काम रुका है, क्योंकि इतिहास अभी निरंतर है तो चलता रहता है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ के हड़प्पा के। आप लोगों को बेसिक हम लोगों को ब्रीफ दिया था कि क्या है, कैसे है, लिपि क्या है। जैसे इन लोगों के यहाँ मुद्राएं यहाँ भी थी, मुद्राओं का प्रचलन अभी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे नगर नियोजन इनका समझ लेंगे। मुद्राएं जो यहाँ की थी, सेलखिड़ी एक धातु होती थी, उसके निर्मित मुद्राएं थीं, लेकिन मुद्राओं का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। जो इन लोगों का मूल प्रचलन था वो था वस्तु विनिमय का। वस्तु विनिमय का मतलब जैसे समझ लीजिए कि अदला बदली वाला मामला था, कि ये कुछ चीज़ें ये ले जाते थे, कुछ चीज़ें उधर से लाते थे। जैसे आप लोगों ने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखा हो तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे। वैसे आपको मूवी देखनी चाहिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन सी धातु ये लोग मतलब अपना यूज करते थे, कौन कौन सी नहीं थी। जैसे कभी कभी आपको ऑप्शन दे देगा कि लोहे का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो लौह बिल्कुल भी नहीं, लौह से परिचित नहीं थी। लौह से इन लोगों का परिचय जो हुआ है वो आर्य सभ्यता में आके परिचय होगा। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले, ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी धातु मानव ने यूज की। तो मानव को जो सबसे पहले जो धातु का ज्ञान हुआ वो हुआ तांबे धातु का ज्ञान। और तांबा से इन लोगों का, ताम्र से भी इनका कोई ज़्यादा बहुत लेना देना नहीं था। इनका जो मेन जो था यूज़ था वो था इनका कांस्ययुगीन सभ्यता है ये। इसका ये भी नाम एक पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है कांस्ययुगीन है। ये कांस्ययुगीन है। अभी आधी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ नहीं समझ में आएंगी। लगभग 60% चीज़ें हम लोग जो पढ़ेंगे वो जब एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे होंगे वैदिक सभ्यता और इसका जब मिला के, आर्य सभ्यता और इसका जब मिला के पढ़ रहे होंगे, तब कुछ चीज़ें हमको मिलेंगी कि जैसे वो ग्रामीण हो गए, कैसे ये सभ्यता नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी, आप लोग समझिए। इनके निर्माण की कला क्या थी, इनके मापक के आधार दूसरे थे, उनके मापक के आधार दूसरे थे। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता के मापक के आधार थे वो 16 के गुणज में थे, 16, 32, 64 इनका जो बेस था ऐसे चलता था। और इनकी जो प्रणाली थी, सबसे अच्छी चीज़ें समझ लें नगरीय थे। तो नगरीय से आप 1-2 चीज़ें बहुत मोटा मोटा दिमाग लगा सकते हैं कि नगरीय थे, इसका मतलब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कृषि बिल्कुल भी नहीं करते थे। इसके विपरीत अगर आप वैदिक देखेंगे तो वैदिक कृषि थी, उन लोगों का मेन काम कृषि था, पशुपालन था। लेकिन इनका में मूल काम ये नहीं था। इनका मूल काम था, क्योंकि ये नगर में रहते थे तो नगर में आज भी जो होता है बिजनेस, व्यापार, सिर्फ वही काम था इन लोगों का, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। जितना भी साक्ष्य मिलता है इसी से ब्रीफ मिलता है इन लोगों का। आप लोगों ने यहाँ पोर्ट व्यवस्था भी, जैसे आप लोथल पढ़ेंगे तो उनका पोर्ट बहुत व्यवस्थित था। लोथल में पोर्ट था, मतलब पोर्ट समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे कि बंदरगाह, हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह व्यवस्था थी इनके लोगों का। विदेशी व्यापार भी, जैसे ईरान से इनका मेल जोल था। मेसोपोटामिया की सभ्यता इनके आसपास की थी, जैसे मिस्र की। उसी का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र था मुझसे मेसोपोटामिया का सुमेरियन सभ्यता थी, वहाँ से भी इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। ईरान से भी इन लोगों के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, और धातुओं के क्रम में, जैसे मैंने धातुओं की बात की, तो धातुओं के क्रम में जो इन लोगों को ज्ञान था, आप लोगों से मूलतः जब भी पूछेगा तो ऐसे एक ऑप्शन देगा कि बताइए चांदी का ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान था कि कांसे का ज्ञान था, किसका किसका नहीं था। इसमें से कि सिर्फ एक चीज़ का आपको मूलतः पता होना चाहिए कि इनको लोहे का, आपको यही सुना, आप लोगों को लगेगा कि लोहा तो बहुत कॉमन चीज़ है, इंडिया में लोहा सही हर जगह दिख रहा है, तो लोहे का ज्ञान है इनको। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, लोहे का इनको ज्ञान नहीं था।
इसके अगर इधर आप देखेंगे तो सोने का भी इनको ज्ञान था, ऐसा नहीं तक सोना नहीं था। अगर आप लोग अभी भी, मैं आपको बेस बता रहा हूँ, आप लोग देखिए एक बार मूवी, जैसे अगर आप मूवी मोहनजोदड़ो देखते हैं तो मोहनजोदड़ो में जब जस्ट एकदम लास्ट सीन चलता है तो लास्ट सीन में जब लोग बांध बनाते हैं तो बांध बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी घाटी की बेसिन थी, उसकी बेसिन को रोक के उसकी नदी की तलहटी में सोने के कुछ तत्व थे, उसको निकालने के लोग डैम बना देते हैं। और डैम इतना ऊंचा बनाते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा उन लोग सोच नहीं पाए होंगे वैज्ञानिक व्यवस्था कि इतना ज़्यादा सिंधु नदी में बाढ़ आएगी, भयंकर पानी बढ़ता है और वो पूरा बह जाता है। इसके लिए भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु का विनाश कैसे हुआ। अगर उस बेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाढ़ से हो गया, कहीं कहीं लिखा गया कि आर्यों के आक्रमण से हो गया, लेकिन फिर और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। लेकिन हम लोग मोटा मोटा इसको समझेंगे कि इसका मतलब मेल बेस क्या है, कैसे क्या है, और भी अगर समझना चाहें जैसे कि इसके स्थलों के बारे में अभी आप लोग देखते रहिए। स्थलों के बारे में देखते देखते में हम लोग जो भी बचेगा अभी और भी बातें हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इसके बारे में सही से पढ़ा जाए, सही में बताएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि समझ लीजिए हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री का कोई बेस नहीं होता, ख़त्म नहीं होगा हिस्ट्री कभी भी, क्योंकि हिस्ट्री हम भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं, यूपीपीसीएस वाले भी पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री जो पढ़ रहा है एक ग्रुप डी का लड़का भी पढ़ रहा है। तो कितना पढ़ना है, किसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और हिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अभी मेरा मूल टारगेट हम लोगों का जो अगला बैच लॉन्च होगा वो जो भी होगा, हम लोग जीडी को सीधा, जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को सीधा टारगेट करेंगे। टारगेट करने का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल कमज़ोर होगा। मटेरियल आप किसी भी, अगर आप देखिएगा किसी कहीं भी पढ़ रहे होंगे, मटेरियल मिलाइएगा, किसी से 19 नहीं मिलेगा, जो भी पढ़ा देंगे। बाकी बातें बैच के हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी आप चलेंगे नहीं, वीडियो लंबा होगा, बहुत लंबा होगा और आप लोग खुद ही नहीं देखेंंगे। तो चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं। जो मूल बात हम लोगों ने कर ली थी पिछले वीडियो में, अभी यहाँ जो बात करेंगे, अभी जो भी मिलेगा आपको और चीज़ें बता देंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा स्थल खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा जो पड़ता है मोंटगोमरी ज़िला जो है हड़प्पा का, ये आपको पंजाब प्रांत में मिलेगा, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत पाकिस्तान का जो है रावी नदी के तट पर ये स्थल है। और रावी नदी के किस तट पर है कभी कभी पूछ लेता है, बस इसको मैप में किसी दिन में यहाँ, या तो फिर आप मेरे आ जाइएगा इंस्टा चैनल पे, इंस्टा हम लोग बनाएंगे, और ये बना है मतलब बना है भी आपको बता देंगे, उस पर आइएगा, मैं मैप पूरा बाकायदा इसका मैप दूंगा आपको। तो ये हड़प्पा है, रावी की नदी के तट पे है, 1921 में खुदाई हुई थी। अब ये दोनों खुदाई आप देख रहे हैं, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स जैसे थे, इनका दो नाम जुड़ा है। दयाराम, माधव स्वरूप वत्स इसमें बाद में जुड़े हैं। माधव स्वरूप वत्स का नाम इसलिए कभी कहीं आपको नहीं दिखेगा। और इन दोनों के उसके बाद में आप एक मोहनदास बनर्जी को देखते हैं, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। राखाल दास बनर्जी, यहाँ गलत नाम लिख गया है, राखाल दास बनर्जी है ये, राखाल दास बनर्जी का नाम आप सुनते हैं। और इन दोनों का जब काम चल रहा था तो एएसआई के प्रभारी थे सरजान मार्शल, उनकी अध्यक्षता में होता है। ये सब बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो आप जब हड़प्पा को पढ़ेंगे, रावी नदी के तट पे था, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स मूलतः इससे जुड़े हुए थे। और यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, जैसे अन्नागार, अन्न भंडारण के यहाँ साक्ष्य मिले हैं, थोड़ा भंडारित करते बहुत नहीं। अगर वैसे अगर नाम आपको मिलेगा कभी भी अन्नागार कहाँ मिला है तो आप मोहनजोदड़ो मानना है। ये मूल टॉपिक नहीं है, बस कहीं कहीं लिखा है पेपर में, इसलिए लिख दिया गया है यहाँ पे कि अन्न भंडारण का इन लोगों के यहाँ साक्ष्य मिला है। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अन्नागार मूलतः मोहनजोदड़ो का है। और दूसरा आप देखेंगे दर्पण, और ये दर्पण जो था किस धातु का था, तांबे धातु का दर्पण यहाँ मिला है, ताम्र धातु का दर्पण। आप समझ लीजिए अभी भी अगर बहुत ज़्यादा आप कोई बर्तन वगैरह देखेंगे तो बहुत साफ़ रहता, तो आप लोग अपना फेस वहाँ देख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी था। आगे देखेंगे तो इक्का गाड़ी एक मिली है। इक्का गाड़ी समझ पा रहे हैं, जैसे हम लोग अभी पुराने ज़माने कोई मूवी देखिए तो ऐसे लेके अभी देखे होंगे, जब कोई, हाँ, जैसे चक्का नहीं था, समझ लीजिए चक्के मूलतः दो चक्के पे जैसे जब गाड़ी चलती है, जैसे घोड़ा खींचता है, जो कभी इंसान खींचता था, कभी इंसान भी खींचते, जो रिक्शा होता था, तो उसका प्रोसेस ऐसा समझिए उठा के उसको खींचने वाला प्रोसेस होता है, वही होता है इक्का गाड़ी। उसके बाद में आप आएंगे दूसरे पे, मोहनजोदड़ो लरकाना ज़िला में पड़ता है, सिंध प्रांत में। लरकाना ज़िला सिंध प्रांत पंजाब के नीचे का प्रांत है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र का ये भी है। 1922 में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई। ऐसा नहीं है कि 1922 इसका अंत है, ये केवल शुरुआत लिखा है, जितना भी लिखा है शुरुआत है। इसकी खुदाई अभी भी होती है, जब इन लोगों को लगता है कुछ खोजने का पे काम चल रहा है, एक टीम है उसकी हर चीज़ की। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि सिंधु नदी के किस तट पर है, तो सिंधु अगर ऐसे बह रही है, अभी यहाँ जगह नहीं है, अब आपको बता दे रहे हैं मोटा मोटा अगर दिख जाए, सिंधु ऐसे बहती है, रुक जाइए एक सेकंड, सिंधु नदी अगर ऐसे बहती है तो सिंधु के इस तट पे है। सिंधु यानी किस तट पे, अगर आप हाथ मिलाएंगे कहाँ जा रहा है, दाहिने पे, सिंधु के दाहिने तट पर है। लेकिन आपके काम का नहीं है, बट आपको बता दे रहे हैं, सिंधु के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो पड़ता है। अगर इसी में एक और स्थान पूछ लिया, चनहुदड़ो कहाँ पड़ता है, चनहुदड़ो जैसे इसकी उल्टी साइड पे पड़ता है। एक स्थल और है आमरी, अभी आपने देखा नहीं, आमरी यहाँ पड़ता है।
और अगर बलूचिस्तान में भी आपको बता देंगे, थोड़ा बहुत छोटा छोटा मैपिंग कर देंगे। अगर आपको पाकिस्तान का हल्का फुल्का मैप याद है तो रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, खुदाई की थी। यहाँ से जो मिला है, सबसे पहले मिला है स्नानागार, एक मिला है अन्नागार, एक कांसे की मूर्ति मिली है। वो भी कांसे की मूर्ति जो मिली है वो एक कन्या की है, यानी स्त्री की है। इससे स्त्री पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। अभी पूजा की बात आ गई है तो 2-3 बात यहाँ पे कर लेते हैं, किसकी किसकी पूजा की बात होती है। मूलतः ये लोग जो पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे। दूसरा ये लोग जो पूजा करते थे योनि देवी की पूजा करते थे। तीसरा ये लोग जो पूजा करते थे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और चौथा जो ये लोग पूजा करते थे आपके सामने है मात्र सत्तात्मक। ये जो सत्ता थी मात्र सत्तात्मक थी, यहाँ से समझिएगा। फिर अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वैदिक जो था, वैदिक काल पूछेगा आपसे पेपर में, वैदिक काल क्या था, तो वैदिक काल पितृसत्तात्मक था और ये काल कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। उसके बाद में एक श्रृंगी बैल मिला था। फिर आपको ले जाएंगे वही सेम मूवी, अगर आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो, तो उसमें जो सपने में ऋतिक रोशन में बार बार एक जानवर आता है, बार बार सपने में जानवर आता है, वो एक श्रृंगी बैल ही हर बार आता है। उसको दिखेगा तो वो बोलेगा कि मुझे कुछ दिखता है, बार बार बोलेगा जाने के लिए। तो हर चीज़ें मूवीज़ में 100% सही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की हैं। देख लीजिएगा, अगर आप समय होगा ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर क्लियर होगा। दूसरा होता है एक लोथल स्थल मिलेगा। लोथल गुजरात का एक क्षेत्र है। गुजरात के जो है ये लोथल काठियावाड़ क्षेत्र में आई थिंक है, अहमदाबाद क्षेत्र में है। 1955 से 62 के क्षेत्र आसपास में इसके दो लोगों इसके प्रभारी रहे हैं, लेकिन हम एक ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा इसको हम डीप नहीं ले जाएंगे। 2 लोग इसकी खुदाई में लगे हैं। जब पहले इसकी 55 में खुदाई हुई तो ये कर रहे थे, उसके बाद में जब 62 में हुआ एक और प्रभारी थे, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं। ये मूलतः ये पोर्ट था, बहुत विकसित पोर्ट था, छोटा मोटा पोर्ट नहीं था, बहुत विकसित अवस्था में पोर्ट था। यहाँ अग्निवेदिका मिली है, चावल की भूसी मिली है, हल्का फुल्का, ये बहुत ज़्यादा ये भी डीप नहीं है। मूलतः जो चावल की भूसी की बात आएगी, कभी भी आएगी कि चावल की भूसी कहाँ मिली है, आपको जब भी पूछा जाए, आप यहाँ एक स्थल दिया गया है रंगपुर, काठियावाड़ मादर, इस क्षेत्र में धान की भूसी, यहाँ सबसे ज़्यादा पेपर में आपको पूछता है, लेकिन आप समझिए मोटा मोटा अगर कभी पेपर में पूछता है तो यहाँ भी मिला है। उसके बाद में टेराकोटा, जो टेराकोटा मिला है, टेराकोटा यानी अभी भी जैसे दीपावली आ रही है, दीपावली को आपको दिखेगा एक घोड़ा आता है छोटा छोटा गाँव में, तो उसको मूलतः जो मिट्टी का होता है, हल्का पका होता है, उसको टेराकोटा कहा जाता है, इतना जल्दी नष्ट नहीं होता है। अभी एक क्वेश्चन और भी आता है कि टेराकोटा की जीआई टैग किसको दिया गया है, किस शहर को, तो आपको गोरखपुर में जो टेराकोटा है उसको जीआई टैग दिया गया है। थोड़ा बहुत इस तरह समझ लीजिएगा, हल्का फुल्का करंट है। और बंदरगाह है, समझ लीजिए अग्निवेदिका मिली है। अग्निवेदिका जो है 3 जगहों से मिली है। अग्निवेदिका मूलतः भी इसीलिए पेपर में कभी पूछता नहीं है इन सब क्वेश्चनों को ज़्यादा घुमा के। अग्निवेदिका एक तो लोथल में मिली है, दूसरा कालीबंगा में मिली है, शायद राखीगढ़ी में भी अग्निवेदिका मिली है। और तीसरा स्थल हम लोग चौथा देखते हैं, आपका चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो सिंध प्रांत, अभी आपको मैंने बताया था, एक मैप बनाया था जब, तो चनहुदड़ो कहाँ था, यहाँ मोहनजोदड़ो था, तो इसके जस्ट उल्टी साइड में चनहुदड़ो था और इसके नीचे आमरी था। तीनों स्थल आप लोगों को बता चुके मोटा मोटा। तो चनहुदड़ो आप देखेंगे सिंध प्रांत ये भी है, पाकिस्तान में ये भी पड़ता है। 1931 में इसकी खुदाई लगभग आराम हुई थी। सिंधु नदी का बेसिन है, आपको बता ही चुके हैं, NG मजूमदार और अर्नेस्ट मैक। तो देखो एक ही बार में नहीं, एक बार में एक अपॉइंट होगा, इसके काम चलते रहते हैं, तो बार बार जब भी होगा 2 नाम आपको मिलेंगे। मनके बनाने का कारखाना, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनके बनाने की फैक्ट्री, मनका समझ रहे हैं आप, मनका आप लोगों ने पीकी मूवी देखी होगी, उसमें जो ढूंढ रहे थे आपके से आमिर खान भाई साहब, यही ढूंढ रहे थे, वो कहते मेरा मनका ले लिया और मिल नहीं रहा है, ये मेरा मनका है। तो वही सेम टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, मनका एक चमकदार वमकदार चीज़ें। उसके बाद दूसरा होता है साज श्रृंगार की चीज़ मिली है, मेकअप का, जैसे लिपस्टिक मिला है, और यहाँ पे 1-2 चीज़ें और भी कुछ मिली होंगी। लिपस्टिक का ऐसे मूलतः नाम आपको मिलता है, वो मिला है। और अगर आगे बढ़िए आप तो कालीबंगा आप पढ़िए, हल्का फुल्का, जैसे कालीबंगा। अब कालीबंगा का नाम ही बहुत प्यार से आप लोग समझ जाएंगे कि कालीबंगा का नाम होता है, एक्चुअल में कालीबंगा का मतलब ही होता है चूड़ियाँ। और यहाँ से जो आपको मिलता है, यहाँ से रिलेट करिए डायरेक्ट, तो यहाँ चूड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब चूड़ियाँ बनाते थे ये लोग। हवन कुंड यहाँ भी मिला, अभी आपको बताया मैंने, अग्निवेदिका यहाँ मिली थी लोथल में, तो अग्निवेदिका यहाँ भी मिली है। और जूते खेत, कालीबंगा में भी जूते खेत मिले हैं, ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके खुदाई किसने की थी, अमलानंद घोष और BK थापर। किस नदी का बेसिन है ये, घग्घर नदी का बेसिन है। 1953-1960 2 बार में जब भी हुआ है, यह है घग्घर नदी का बेसिन। आपको समझ लीजिए कि मूलतः किस राज्य में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला बहुत उत्तरी क्षेत्र है, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र। अगर आप राजस्थान का मैप समझिए, उत्तरी क्षेत्र का मतलब पंजाब से लगा हुआ जो क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र में घग्घर नदी के बेसिन में ये स्थल स्थित है। और आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो दूसरा देखेंगे राखीगढ़ी हिसार। ये हिसार जिला जो पड़ता है ये हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी वहाँ का। अब एक चीज़ देखिए,
कुछ पे हम 2 स्टार लगाए, किसी पे 1 स्टार लगाया। देखो जिस पे 1 स्टार लगा है ये देखिए, इस पे 1 स्टार लगा है, 1 स्टार इस पे लगा है कालीबंगा पे, 1 राखीगढ़ी पे लगा है, 1 यहाँ धौलावीरा पे लगा है, 1 गनवारी वाला पे। ये 6 स्थित थे जो महानगर की संज्ञा में थे, बहुत बड़े नगर थे। मतलब इनको महानगर एक प्रकार से आप समझ, नगर तो सारे थे लेकिन ये ऐसे थे जो बड़े नगर थे। और इस पे डबल स्टार लगा है। इस डबल स्टार का मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का। वैसे अगर ओवरऑल पूछेगा सबसे बड़ा स्थल तो आप जाएंगे मोहनजोदड़ो, बट अगर भारत में हड़प्पा का स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी मिलेगा, हमेशा आपको याद रखिएगा। और 2-3 चीज़ें आपको और बता दे रहे हैं कि जितने भी साक्ष्य मिले लगभग 1500 से ज़्यादा एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है 1400 से 1500 स्थल मिले हैं। 1400 से 1500 में 900 से ज़्यादा स्थल भारत में मिले हैं और 400 से ज़्यादा स्थल लगभग आपको मिले हैं। क्या कहते हैं, पंजाब क्षेत्र में 1-2 स्थल आपके अफगानिस्तान में मिले हैं, जैसे सुतकांगेंडोर नहीं, एक मुंडी काक है और एक सुतकोई करके नाम है, अभी आपको बाद में बता देंगे। और अगर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ से देखेंगे राखीगढ़ी हिसार जिला हमने पढ़ लिया, 1969 में इसकी खुदाई का बताता है। घग्गर नदी का बेसिन ये भी है और सूरज भान इसकी खुदाई कर रहे थे। और आगे बढ़ेंगे आप लोग तो मुद्रा, यहाँ पे बहुत सारी मुद्राएं मिली, ताम्र उपकरण कुछ मिले, बहुत ज़्यादा बेसिक, इससे मिला के ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है राखीगढ़ी से, बहुत ज़्यादा हम लोगों को याद भी नहीं रखना है। इतना ही याद रखना है कि हिसार ज़िले में पड़ता है, हरियाणा का क्षेत्र है। बनवाली देख लीजिए आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है बनवाली, 1973 में इसकी खुदाई हुई, समझ लीजिए आप। और आगे बढ़ते जाएंगे, सरस्वती नदी का बेसिन है ये, RS बिष्ट साहब ने इसकी खुदाई की। हाँ, मिट्टी का हल समझ रहे हैं ना आप, जिससे कुछ जुताई की जाती है खेत की, हल का उसका मिला है, जौ के साथ मिला। अब जौ का बात आई है तो आपको सबसे पहले बता दें, एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, कभी कभी पूछ लेता है कि कपास का उपयोग भारत ने कब किया। तो समझ लीजिए कपास का उपयोग हम लोग आद ऐतिहासिक काल से कर रहे हैं। यहीं से कपास हम लोग तब भी उगाते थे, कपास हम लोग अब भी उगाते हैं और ठीक ठाक मात्रा में उगाते हैं। तो कपास हम लोगों ने किसी से उगाना नहीं सीखा, बाकी तंबाकू वगैरह पुर्तगाली से, बाकी और भी चीज़ें किसी से सीखा है, लेकिन कपास नहीं सीखा। और जौ को भी वेदों में यौ वगैरह कहा गया है, वही जौ है ये, जो आप लोग जानते हैं पुराने समय में जौ, घी, दूध यही सब खाते थे लोग। आगे बढ़ते हैं, अभी इतना हम लोगों का हो गया है। आगे स्थल है रोपड़। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, पंजाब का क्षेत्र है। 1955 में से सतलज नदी का बेसिन है पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा भाई साहब ने इसका खुदाई की है। तांबे की यहाँ कुल्हाड़ी मिली है। और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा स्थल पड़ता है रंगपुर, काठियावाड़, 1954। और ये मादर नदी, कहीं कहीं इसका भादर भी लिखा मिलता है, मादर और भादर दोनों मिल जाता है आपको। और एस आर राव भाई इसकी खुदाई किए थे। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ धान की भूसी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, धान की भूसी यहाँ से मिला था, रंगपुर से ही पूछेगा। और कच्ची ईंट का दुर्ग यहाँ से मिला था। कच्ची ईंट का दुर्ग आप मतलब समझिए, आज हम लोग ईंट पका के करते हैं, ईंट का आकार तो इन्होंने दिया। अब ईंट के आकार पे हम लोग आपको बता देते हैं कि यहाँ की ईंट की साइज़ क्या थी। 4/2/1 इस रेशियो में इनका होता था। जैसे इनका जो नाप तौल का था वो 16 के रेशियो में होता था, 16, 32, 64 करके। वैसे इनका जो ईंट का आकार था 4:2:1। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो लंबाई होगा 4 का होगा, 2 इसकी चौड़ाई होगी और जो मोटाई होगी वो 1 के रेशियो में है। अगर आप बनाना चाहें एक प्रॉपर रेशियो यही बन के आएगा। और आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, ये काठियावाड़ ज़िला, रंगपुर में काठियावाड़ ज़िला गुजरात में पड़ता है, अगर आपको पता हो। रंगपुर जो है गुजरात का काठियावाड़ ज़िला है। 1954 में भादर नदी, एस आर राव साहब वैसे आप समझिएगा कि गुजरात क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अभी एक चीज़ आपको मैंने बताया, 900 कुछ स्थल भारत में पाए गए हैं। तो अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में पाए गए, तो सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात राज्य में पाए गए हैं। इस क्षेत्र में अगर हड़प्पा से रिलेटेड किसी जगह सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है तो वो सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है गुजरात राज्य में। और आगे बढ़ते जाएंगे, अभी अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे आलमगीरपुर। मेरठ, ये उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और हिंडन नदी, आपने हिंडन एयरबेस पढ़ा होगा। और हिंडन, अब कभी कभी ये नहीं पूछता, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, हिंडन नदी के किनारे कौन सा बड़ा शहर है। तो ऑप्शन देगा गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। तो आप समझ लीजिए गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में से गौतम बुद्ध नगर जो है, आप गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद इसी नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर ही स्थित है। और 1958 में हिंडन नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा इन्होंने खोजा था ऐसा मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी समझ रहे हैं, जैसे कलश हो गया, इसी को मृद भांड कहती है, इस पर रंगीन चित्रकारी की गई हो उसी को कहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बस इसे ही पूछेगा कि आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर के बारे में हम लोग यहाँ एक बात नहीं लिखी, आपको मैंने कल पढ़ा दिया था कि आलमगीरपुर है जो सबसे ये पूर्वी क्षेत्र होता है, सबसे नॉर्थन क्षेत्र जो है हड़प्पा सभ्यता का यही है आलमगीरपुर, मेरठ का क्षेत्र है। याद रखिएगा। दूसरा है सुतकागेंडोर,
सुतकागंड और बलूचिस्तान सबसे लास्ट प्रांत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से ज़्यादा टेंशन में रहते हैं पाकिस्तान के इधर प्रोसेस की वजह से। जम्मू कश्मीर में हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, वैसे यहाँ बलूचिस्तान क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, हमेशा न्यूज़ में रहता है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के क्षेत्र में सुतकागंड, और कल मैंने बता दिया था आपको कि बलूचिस्तान जो है सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। अगर ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र ये है। और 1927 लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1937 होगा, ये 27 नहीं होगा मुझे लगता है, चेक करके मैं बता दूंगा, शायद ये 1937 है। 1937 है। दास नदी का तट है। ऑरेंज स्टाइन साहब ने इसकी खुदाई की थी। और ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र यहाँ लिखा ही है। बेबीलोन से व्यापार, बेबीलोन आपको मैंने बता दिया, बेबीलोन वही स्थान है जहाँ पे सिकंदर की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा, कोई दूसरा स्थान नहीं है, ये बहुत आसान से। और आगे बढ़ेंगे तो मांडा मैंने आपको बताया था सबसे अगर उत्तरी क्षेत्र को ये मांडा है, चेनाब नदी का बेसिन है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अभी इस टाइम पे ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, आप समझिएगा लद्दाख का बंटवारा हो चुका है ना, तो उसके बॉर्डर पे, जस्ट बॉर्डर पे है। और आगे बढ़ेंगे तो ये कहाँ पे है, 1982 में इसकी खुदाई हुई थी। चेनाब नदी का तट है, बता ही चुके हैं। जगपत जोशी, JP जोशी आपको शॉर्ट में मिलेगा, जगपत जोशी ने इसकी खुदाई की है। और ये सबसे उत्तरी है, अभी बता दिया। हड्डी का बाणाग्र यहाँ पे मिला है। बहुत ज़्यादा आपसे वो नहीं पूछेगा, आप लोग जिस मूलतः बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रम में पढ़ेंगे। अगर आपको मैं सही बताना चाहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ पढ़ाई में अगर है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्रम से पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक फिलर आता है हिंदी में, अगर रेनन मार्टिन की किसी के पास बुक हो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर फिलर वगैरह आपको पढ़ना है या बेसिक इंग्लिश के लिए, उसमें सबसे बड़े एक फिलर का प्रोसेस आता है। तो पूछेगा कि जैसे डाकू हैं, डाकुओं का क्या होगा, डाकुओं का गैंग होता है। ऐसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बैंड वाले हैं तो उनका क्या होता है, उनकी एक मंडली होती है। ऐसे पूछेगा कि चाबी है तो चाबी का क्या होगा, समूह, उसको गुच्छा कहते हैं प्रॉपरली। इसी तरीके से पूछता है अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का क्या होता है, पढ़ाई का एक क्रम होता है। बहुत बेसिक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मांडा तो हम लोगों ने देख ही चुके, लद्दाख क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर में ही है एक बेसिक पे। लद्दाख भी आप लिख ही सकते हैं, दोनों के बॉर्डर पे है। 1982 अभी भी जब भी एग्ज़ाम में आएगा आप जम्मू कश्मीर मारिए, लद्दाख कदापि मत मारिए, जम्मू कश्मीर है, लेकिन एक लिख दे रहे हैं। और चेनाब नदी का बेसिन है ये। जगपति जोशी अभी बता दिए, सबसे उत्तरी है, हड्डी के बाणाग्र मिले हैं। सुतकोटदा, 3 स्थल मिलेंगे आपको, सुरकोटदा, सुतकागंड और ये आपको दिख रहा है सुरकोटदा। तो अब ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसमें से एक ये जो है हम लोगों के पास है, गुजरात के क्षेत्र में है। 1964 इसकी जो है खुदाई हुई थी। सरस्वती नदी बेसिन इसका माना गया है। जगपत जोशी इसके भी हैं। और कलश समाधान के लिए ये इंपॉर्टेंट, कलश समाधान समझ लीजिए, कलशे में रख के आज भी हम लोग आते हैं गंगा के बेसिन में, देख लीजिए आप लोग, अपना उनको मानता होती है, उसके हिसाब से काम होता है। लास्ट एकदम पढ़ने वाले हैं धौलावीरा, कच्छ के रण में पड़ता है, सबसे विस्तृत। अब 1969 में से खुदाई हुई, समझ लीजिए 1969 नहीं याद होता, 100वां साल है गांधी जी के जन्मदिन का। और वही क्षेत्र भी है, कच्छ का रण में मिला है ये। जगपति जोशी इससे भी जुड़े हुए थे। 40th यूनेस्को धरोहर है, लिख दिया गया है, 2021 में चुना गया। नगर के 3 भाग हैं, आप समझिए जितना आप लोगों ने पढ़ा, नगर यहाँ 2 हैं, एक बेस मतलब नगर। यहाँ के नगर को जो बांटा गया है 3 पार्ट में बांटा गया है, मतलब उच्च मध्य निम्न। बाकी में बांटा जाएगा तो उच्च और मध्य में, लेकिन यहाँ इसको जब बांटा गया तो उच्च मध्य और निम्न में बांटा गया। अब जैसे नगर नियोजन का आपको बता दे रहे हैं, अगर नगर नियोजन की बात आ गई, यहाँ के नगर नियोजन जो था ऑक्सफोर्ड स्टाइल में था। ऑक्सफोर्ड स्टाइल का मतलब समझ लीजिए, हिंदी में कहेंगे इसको ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में था। ग्रिड पद्धति का मतलब समझिए एक क्रॉस व्यवस्था थी पूरा, जैसे ये काट रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो इधर बस रहा है, इधर बस रहा है, इधर एक नगर है, इधर B नगर है, इधर C नगर है, इधर D नगर है, और बीच में व्यवस्थित चौराहा है। और गलियाँ बहुत विस्तृत थी, 10-10 मीटर तक गलियाँ थी यहाँ की, रास्ते बढ़िया थे, इनकी व्यवस्थित व्यवस्था थी। धौलावीरा का नाम आ गया। धौलावीरा में एक और आप चीज़ जान लीजिएगा, यहाँ पे लकड़ी की नाली यानी कि जो जल निकासी की एक उन्नत व्यवस्था है। सीवर सिस्टम बहुत व्यवस्थित था यहाँ का, जो आज हम लोग आज भी सीवर सिस्टम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट प्लान चला रही है, उससे ज़्यादा व्यवस्थित इन लोगों का समय में था, उतने पुराने समय में। इतना मोटा मोटा हम लोगों ने आप समझ लिया। अब इसमें से डबल स्टार, मैंने आपको बोला था कि सिंगल स्टार कुछ पे लगे हैं। सिंगल स्टार आप समझ लीजिए, ये जो है गनबेरी वाला, ये पाकिस्तान में पड़ता है, इसको कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन समझ लीजिए ये 6 ऐसे जगह थे जो बहुत विस्तृत थे, बहुत बड़े थे, जिस पे स्टार लगा है वो सबसे बड़े हैं। जैसे ये हड़प्पा, इधर आप मोहनजोदड़ो देख लीजिए, इधर आप देख लीजिए चनहुदड़ो नहीं, कालीबंगा देख लीजिए, इधर राखी गढ़ी देख लीजिए, इधर आप लोग ये देख लीजिए धौलावीरा, इधर ये गनबेरी वाला। 6 स्थल थे, बड़े स्थल थे, बहुत बड़े महानगर समझ लीजिए आप। और एक पे डबल स्टार लगा है, ये भारत का है, भारत में स्थित, भारत का सबसे बड़ा। एक बार हम इसको बारे में बात कर चुके हैं। और बाकी हम लोग अब
ख़त्म करते हैं इसको। लगभग मुझे लगता है चीज़ें हो चुकी हैं। और इसमें से मैंने 3 पे ए भी लिखा है। इसका मतलब ये क्या है, ये 3 ऐसे हैं जो भारत में स्थित सबसे बड़े स्थल हैं। 3 ऐसे हैं जो भारत में स्थित हैं और बड़े हैं। बाकी आगे के वीडियो के लिए आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। इतना एंशिएंट का चैप्टर है, एंशिएंट के चैप्टर इतना आसानी से होते नहीं हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको तैयार करने में। तो अगर आपको मेहनत लगे तो शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्द बैच को लेकर सारी बैचेस फ्री होंगे और 100% गारंटी ले रहे हैं कि जीडी का और पुलिस का जितना भी एग्ज़ाम होगा, अभी 15 तारीख के बाद हम लोग प्रॉपर बैच लॉन्च करेंगे आपको हिंदी का और जीएस का और मैथ का, और ये जो आपका सेक्शन होता है रीजनिंग का, पूरा प्रॉपर शुरू होगा। कम से कम दिन में 4 क्लास आपको ज़रूर मिलेंगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी और एकदम व्यवस्थित मिलेंगी। अगर किसी भी कंटेंट में कमी लगती है तो लाइक करने के बजाय मैं आपसे डिसलाइक मांगूंगा, अगर कमी रहेगी तब। बाकी देखते रहिए चैनल को, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लॉन्चिंग होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे बहुत जल्द। बाकी धन्यवाद आपका।